बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक फिज़िक्स 101 के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जो कि लेक्चर नंबर 28 है, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये पिछले ही लेक्चर की एक एक्सटेंशन है। वहाँ पे हमने जो मैग्नेट्स की या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स या जितनी भी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, वहाँ पे जो मैग्नेट्स थे ना वो रेस्ट पे थे। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो सारे मैग्नेट्स जो थे जिनको हमने स्टडी किया था वो रेस्ट में थे, मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैग्नेट्स को मूव करवाएंगे। या तो मैग्नेट्स मूव कर रहे होंगे या जो हमारी कॉइल होती है वो मूव कर रही होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। और ये काफ़ी मेहनत का काम है, तो चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। आप थोड़ा सा बस अपनी सोच को ना कंसेप्ट बेस्ड करें, चीज़ों का कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, ना कि शॉर्टकट लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी चार्ज पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दरमियान मौजूद है, तो वो उसके साथ किस तरह का इंटरेक्शन करेंगी, उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, यानी कि जिसमें हम नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को स्टडी करते हैं। अब किस चीज़ पे स्टडी करते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल इनके दरमियान पड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो हम देखेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसा रद्द-ए-अमल पेश करती हैं, उसके साथ उनका क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स दैट आर नेचुरली मैग्नेटिक। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो नेचुरली मैग्नेटिक होते हैं या उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, उनको मैग्नेटाइज कैसे किया जा सकता है, उनके अलहदा तरीके हैं, इम्प्योरिटीज़ को शामिल करके ये वो। ठीक है, तो उनमें मतलब कि उनको किसी जो मैग्नेट है उसके साथ रगड़ के या कोई इस तरह का सीन करके ना, मतलब ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना उनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं या वो नेचुरली ही मैग्नेटिक होते हैं। इनकी मिसाल क्या है, इनकी मिसाल ये है निकल, आयरन और कोबाल्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स की। अगर आप किसी मैग्नेट को हाफ कट करें, यानी कि कोई आपके पास मैग्नेट था, आपने उसको दरमियान से कट किया, तो वो दो जो पीसेस बनेंगे वो भी मैग्नेट रहेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लेकिन जब हम उसको दरमियान से कट कर देंगे तो जो दो हिस्से बनेंगे उनके अलहदा अलहदा अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इनके फिगर को देखें तो ये देखें, इनमें जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना वो एक अरेंज्ड मैनर में होते हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को एक अरेंजमेंट में रखा होता है, वो अरेंज मैनर में होते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर नहीं होते, वो रेगुलर शेप में पड़े होते हैं। ठीक है, मैग्नेट मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल दैट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। इनकी मिसाल में लकड़ी है, प्लास्टिक है और ग्लास है। अगर हम इनके पार्टिकल्स को देखें, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के पार्टिकल को देखें, तो उनमें जो हैं वो पार्टिकल जो हैं वो इरेगुलरली या इनडेफिनेटली मतलब वो पड़े होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जब वो इनडेफिनेटली उनके अंदर पड़े होते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है ना एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं। एक पार्टिकल दूसरे का जो इफ़ेक्ट है ना वो कैंसिल कर देता है, इस वजह से वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं ना वो इस तरह इस अरेंजमेंट में पड़े होते हैं कि वो बिल्कुल इरेगुलर होती है, उसका कोई पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं और जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक बन जाते हैं। ये देखें, मैंने आपको थोड़ा सा बनाकर भी दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये दे आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस ख्याली लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेट की वो इस डायरेक्शन में अमल कर रही है। ठीक है,
तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। किसकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है उसके बारे में बताते हैं। और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में दाखिल होती हैं। ये देखें, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये यहाँ से निकल के इस तरह करके इस तरह चलती जाती हैं, इस तरह करके, ठीक है। और ये तो मैग्नेट के बाहर की बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नेट के अंदर भी ये देखें, ये इस तरह साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैग्नेट के अंदर जब बात करेंगे ना तो ये इस तरह इसी डायरेक्शन में चलती जाएंगी, ठीक है। ये मतलब कि एक क्लोज लूप बना देती हैं, ठीक है। ये देखें, अगर ये हमारा मैग्नेट पड़ा हुआ है तो ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ से निकलती हैं और इस तरह करके चलती जाती हैं। और यहाँ पे ये तो मैग्नेट के बाहर की बात है ना, जब अंदर की बात करेंगे तो अंदर भी ये इसी डायरेक्शन में ही चलती जाएंगी, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती जाती हैं, ये देखें, ठीक है। ये नॉर्थ से निकलती हैं, फिर इस तरह करके ये पूरा क्लोज लूप करके फिर ये इस तरह क्लोज लूप में घूमती रहती हैं। और ये कंटिन्यूस होती हैं, हमेशा ये कंटिन्यूस होती हैं, इनमें ब्रेक कोई नहीं होता और ये क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ये किसी सरफेस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो गुजर रही हैं, ये उसको डिनोट करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको डिनोट करती है? किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका जो यूनिट है उसको वेबर बोलते हैं और इसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक सरफेस है, उसके अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, और जितनी कम गुजरेंगी उतनी कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, ठीक है। और 1 वेबर जो होता है ना, 1 वेबर होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 1 वेबर किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। और इसका फार्मूला क्या होता है? इट इज़ गिवन एज φb। इसको रिप्रेजेंट करते हैं φb। फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फाई ई हो उसका मतलब पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यहाँ पे ई लिखा हुआ हो, अब बी लिखा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका भी सेम उसी तरह का फार्मूला है बी डॉट ए। बी यहाँ पे क्या है? बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है इसका सरफेस एरिया है। जो हम जिस सरफेस में से ये लाइंस गुजर रही हैं ना, ए जो है वो उसका सरफेस एरिया है। और डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट को मैंने आपको बताया था कि जब उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी होती है डॉट प्रोडक्ट की, तो दोनों के साथ कॉस थीटा आता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर साइन थीटा आता है। अगर डॉट प्रोडक्ट हो हमारे पास तो फिर कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो ये देखें बी ए कॉस थीटा आ गया। तो अगर हम बात करें कि अगर थीटा जो एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो वेक्टर है उसको हमने थीटा बोल दिया। अगर हमारा थीटा जो है वो 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 के बराबर हो जाए तो हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसको बी ए बोला जाता है, ठीक है। बी ए मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि थीटा जो 0 होगा तो कॉस थीटा 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। जब यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये बी ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर थीटा हमारा 90 के बराबर होगा तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि कॉस 90 हमारा 0 के बराबर होता है, तो ये सारी चीज़ 0 बन जाएगी। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि द नेट फ्लक्स ऑन अ क्लोज सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउसेस लॉ किसके रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड है। वो कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, ठीक है। यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी किसी क्लोज सरफेस में वो किसके बराबर होती है कि जिस सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करती है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, ठीक है। यही कानून है गाजेस का कि अगर हमने किसी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, यानी कि उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है ना। तो देखें यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है ना, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोला गया है, अगर हम क्लोज सरफेस पे उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमेशा 0 के बराबर होती है, ठीक है।
जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस पे होती है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास क्लोज सरफेस होगी उस पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस के लिए वो हमेशा ज़ीरो होगी। तो इसका फार्मूला ये देखें, फाई बी किसके बराबर होता है, बी डॉट डी ए। डी ए क्या होता है, डी ए उस क्लोज सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, फिर हम उसको सारी सरफेस पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो हमने लाइन इंटेग्रल डाला हुआ है ना, ये देखें ये गोल सा, इसका मतलब होता है कि हम छोटा सा उसका पार्ट लेकर फिर उसको सारी सरफेस पर इंटीग्रेट कर देते हैं, वो हमें टोटल सरफेस का सरफेस एरिया दे देता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, फिर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें या उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो के बराबर है। ये फार्मूला जो है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो क्लोज सरफेस के लिए ज़ीरो के बराबर है। ये किस वजह से, इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी हमने ये नहीं सुना कि किसी सरफेस पर कोई मैग्नेटिक चार्ज आ जाए। ठीक है, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता। ठीक है, इस वजह से ये ज़ीरो के बराबर है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने केस बताया था कि उसमें गाउस लॉ क्या कहता है कि वही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ना, वो किसके बराबर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड नियर, ठीक है, प्लेस नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट कैरीज अ स्टेडी करंट। ठीक है, एक कैपिटल रेडियस आर का हमारे पास स्फीयर है, वो हमने एक स्ट्रेट वायर के करीब रखा हुआ है। ठीक है, और उस वायर में जो है वो स्टेडी करंट है, और स्टेडी करंट कौन सा है, आई उसमें करंट है। ठीक है, स्टेडी करंट आई उसमें मौजूद है उस वायर में। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट इज बी। जब आपको पता है कि किसी भी वायर में से करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द पैदा होती है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। उसने कहा कि जो मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रही है स्फीयर में, वो आपने बतानी है कि कितनी है। हमने स्फीयर के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है कि कितना है। लेकिन भाई हम तो अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये स्फीयर भाई हमारा एक क्लोज सरफेस है, तो इस वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो देखें, देयर इज जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स एज स्फीयर इज अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, इस वजह से इस पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम असल अपने टॉपिक की तरफ आए हैं कि हम कैसे जो किसी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन उसका असर जो है वो स्टडी करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ आते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये माइकल फैराडे एक साइंसदान था, उसने इसको स्टडी किया था। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम किसी कॉइल में से, कोई कंडक्टर की कॉइल है, कॉइल क्या होती है कि अगर हम किसी तार को लेकर किसी मतलब गोल चीज़ पर मतलब उसको राउंड कर दें, ठीक है, उसके मतलब कि वो सर्कल से बना लें किसी चीज़ पर। ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है, ये एक कॉइल है। ठीक है, इस तरह इसको टर्न्स दे देते हैं, मतलब वो जो होती है ना हमारे पास वायर, कोई निकल की हो गई या आयरन की वायर होगी, उसको हम अपनी उंगली पर भी टर्न दे सकते हैं, किसी चीज़ पर टर्न दे के उसको सर्कुलर से वो बना लेते हैं, लच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम कॉइल बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक खाली जगह बनती है, वो खाली जगह जो होती है ना, उसके अंदर हम मैग्नेट को अंदर और बाहर मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो फैराडे लॉ है, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं कि एक कॉइल लेकर उसको हम टर्न कर लेते हैं। कोई मतलब कॉइल जब लेंगे तो वो टर्न बने होंगे उसके। ठीक है, यानी कि उसको हमने किसी चीज़ पर टर्न करके तो वो चीज़ उसमें से बाहर निकाल लेते हैं, अंदर एक खाली जगह बन जाती है जिसमें हम वो मैग्नेट को अंदर और बाहर मूव करवाते हैं। ये देखें, ये टर्न्स बने हुए हैं कॉइल के, और ये अंदर एक मैग्नेट बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये मैग्नेट बना है, इसको हम इस तरह अंदर और बाहर मूव करवाएंगे, और इस कॉइल के साथ एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो जब इसके अंदर जो है वो मैग्नेट जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वही हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। ठीक है, वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी देती है ताकि वो मूव कर सकें। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी पैदा होगी वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मूव करवाएगी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा, क्योंकि करंट जो है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है ना। तो ये देखें कितनी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, जब करंट पैदा होगा तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, सारी गेम जो है वो इस
मूविंग मैग्नेट पर है। जब आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, कि जब हम किसी कॉइल के अंदर और बाहर मैग्नेटिक को मूव करवाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जिसको हम बोलते हैं वो पैदा होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो करंट पैदा होता है, आप गौर करें कि वो किसी बैटरी से पैदा नहीं हुआ। ठीक है, वो किसी बैटरी से पैदा नहीं हुआ या किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं पैदा हुआ, जिस तरह कोई जनरेटर है या कोई इस तरह का बैटरी वाला सीन नहीं है यहाँ पे। ये करंट किससे पैदा हुआ, ये पैदा हुआ है हमारा मैग्नेट की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, कि मैग्नेट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव किया है, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो फैराडेज लॉ, अब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसने बताया था, फैराडे ने ये चीज़ बताई थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है जब हम मैग्नेट को अंदर और बाहर मूव करवाते हैं किसी कॉइल के अंदर, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। उसने इसकी जो क्वांटिटी है ना उसके बारे में बताया था। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इंड्यूस्ड करंट भी हम इसको कह सकते हैं, इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की मैग्नीट्यूड है ना किसी सर्किट में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि उस सर्किट में करंट कितना इंड्यूस होगा या इंड्यूस ईएमएफ कितनी पैदा होगी। ठीक है, इसका फिर फार्मूला क्या होगा, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बी से फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज आ गया ना, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। यानी आप फाई बी का अगर टाइम डेरिवेटिव, जिसको डी ओवर डी टी बोलते हैं, अगर टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब ये नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ये उसकी डायरेक्शन को बताता है नेगेटिव साइन। और ये कैसे हमें इसकी डायरेक्शन का पता चलता है, ये हमें लेंज़ेस लॉ से पता चलता है, जो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। जो लेंज़ेस लॉ है वो भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। वो इस माइनस की जो है ना वो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देगा कि ये माइनस साइन का क्या मतलब है, वैसे बाद में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, इसका जो माइनस साइन का मतलब है ना, ये अपोज करता है। यानी जो इंड्यूस्ड करंट है, मैं आपको थोड़ा सा सादे लफ्ज़ों में बता दूं कि इंड्यूस्ड करंट जिस वजह से पैदा होता है ना, ये उसी को अपोज करता है। ये माइनस साइन इस वजह से है। ठीक है, माइनस साइन किस वजह से है कि ये इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा होता है ना, तो ये उसी को ही अपोज करता है। ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड करंट हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मैंने आपको माइनस की भी बात बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स बाय 3 वेज। ठीक है, हमें पता है कि हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो भी चेंज होगा। इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगा फ्लक्स के चेंज करने से वो भी चेंज होगा। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को 3 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है ना उसको आप साकिन रखें, स्टैटिक रखें, और जो हमारी ठीक है जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसको आप स्टैटिक रखें, और जो कॉइल है ना उसको अंदर और बाहर मूव करवाएं मैग्नेट के अंदर। ठीक है, आप मतलब कि मैग्नेट को साकिन रखें और कॉइल को मूव करवाएं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कॉइल को आप स्टैटिक रखें, कॉइल को साकिन रखें और मैग्नेट को अंदर बाहर मूव करवाएं। तीसरा तरीका ये है कि चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आगे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए फ्लेक्सिबल लूप हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.12 मीटर। ठीक है, एक हमारे पास सर्कुलर शेप में एक मतलब कोई वायर है। ठीक है, जिस तरह कोई वायर होती है, बारीक सी पतली सी वायर है, उसको हमने सर्कुलर शेप में किया हुआ है। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस जो है वो 0.12 मीटर है एंड इज़ इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.15 टेस्ला। और जो हमारी वो लूप है ना, सर्कुलर लूप जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 0.15 टेस्ला। ठीक है, द लूप इज़ ग्रास्प्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी एंड स्ट्रेच अंटिल इट क्लोजेज। ठीक है, वो कहता है कि किसी आदमी ने उसको ए पॉइंट और बी पॉइंट से इस तरह दोनों हाथों से पकड़ा,
वो सर्कुलर जो लूप थी, इस तरह दोनों हाथों से उसको पकड़कर इस तरह खींचा दोनों तरफ को, तो वो हमारी एक वो जो उसका जो दरमियान वाला एरिया था ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आपस में, दोनों वायर जो हैं वो इस तरह एक वायर में बदल जाएगी, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। जब आपको दो साइडों से फड़ के पकड़ के आप उसको खींचेंगे, ठीक है, जब आप उसको पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो सॉरी, जब आप उसको इस तरह पकड़ के खींचेंगे तो आपकी जो वो वायर है ना वो इस तरह एक मतलब कि सिंगल सी वायर बन जाएगी, ठीक है, वो सर्कुलर नहीं रहेगी, फिर वो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगी, ठीक है, उसका एरिया जो है वो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इफ़ इट टेक्स 0.20 सेकंड टू क्लोज द लूप, उसने कहा है कि अगर उसको खींच कर वो सिंगल वायर बनाया है जब, तो उसको टाइम कितना लगा है 0.20 सेकंड। तो आपने इस दौरान जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ थी वो बतानी है। देखें कि पहले ज़ाहिरी बात है कि जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है या मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर और एरिया पर। जब आपने उसका एरिया आप चेंज किया, ये देखें आपने लूप का एरिया चेंज किया है, तो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका अल्टीमेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बाई फैराडेज लॉ यही चीज़ थी ना, वो हमने लिख लिया। अब डी फाई बी का क्या मतलब है, चेंज इन फ्लक्स। तो देखें कि पहले जो ओपन सर्कल था, जो ओपन सर्कल में जो फ्लक्स थी वो कैलकुलेट करेंगे, फिर जो क्लोज हमने जब सर्कल को क्लोज कर दिया, उसको खींच कर इस तरह करके खींच के उसका एरिया ज़ीरो कर दिया, तो फिर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कैलकुलेट करें और दोनों को माइनस करके टाइम पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखें कि जब हमारी फाइनल फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल फ्लक्स क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि उसका एरिया ही ज़ीरो हो गया। जब उसने खींचकर उसको एक तार बना लिया तो सर्कल का जो एरिया होगा वो तो ज़ीरो हो गया, उसको खींच के वो तो सर्कल शेप का रहा नहीं, यानी उसका जो एरिया है वो ज़ीरो हो जाएगा, वो एक लेंथ बन जाएगी, एरिया ख़त्म हो जाएगा उसका। तो उस वजह से जब एरिया ज़ीरो हो गया तो हमारा जो फाइनल फ्लक्स थी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। अब इनिशियल फ्लक्स हम कंप्यूट कर लेते हैं। ये ज़ीरो जो है वो फाइनल फ्लक्स माइनस ये वाला माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहले वो सर्कुलर शेप थी ना, तो अब एरिया, उसका एरिया का कौन सा फार्मूला लगेगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला होता है। ये तो यहाँ से तो ये ज़ीरो हो गई, माइनस ये वाला पाई ये वाला और आर स्क्वायर, ठीक है, आर हमें 0.12 स्क्वायर दिया था, उसका स्क्वायर कर दें और हमें इंटू बी, ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होती है, बी इंटू ए। तो ए तो हमने 0.12 स्क्वायर ये यहाँ तक कर लिया। अब बी की वैल्यू उसने दी थी 0.15 टेस्ला, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करके 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.034 वोल्ट ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी हमारे पास एक इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है कि ए वायर लूप ऑफ रेडियस, ठीक है, हमने सेम एक अगेन उसी तरह का एक सर्कुलर लूप लिया जिसका रेडियस 0.30 मीटर है और उसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी स्ट्रेंथ 0.30 टेस्ला है, ठीक है। उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी स्ट्रेंथ 0.30 टेस्ला है। तो वो जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो लूप के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी अगर इस तरह हमारी वो लूप है तो वो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये अब परपेंडिकुलर है ना, ये देखें ये हमारी सरफेस है लूप की और ये उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। द फील्ड चेंज टू -0.20 t इन 1.5 सेकंड। 1.5 सेकंड में उसकी जो फील्ड थी ना, मैग्नेटिक फील्ड जो 0.30 टेस्ला थी प्लस 0.30 टेस्ला, वो 1.5 सेकंड के दौरान चेंज होकर -0.20 टेस्ला हो गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इन दिस टाइम, ठीक है। अब हमने अगेन वो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होती है, बी इंटू ए के। तो बी हमारा वैसे ही आ गया। एरिया अब हम सर्कल का एरिया लेंगे क्योंकि हमारा लूप जो है वो सर्कुलर है ना, तो उसको हम पाई आर स्क्वायर एरिया ले लेंगे, तो फाई आई। तो देखेंगे जब उसकी इनिशियल जो थी हमारे पास स्ट्रेंथ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल थी वो 0.30 टेस्ला थी, तो जारी बात है उसकी वजह से एक
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो वो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है, वो इस फार्मूले में रखें। ये देखें बी हमारा 0.30 है, ये पाई वैसे ही आ गया, आर हमारा 0.30, इसका हमने स्केयर कर दिया। तो जो इनिशियल जो थी ना, जब हम हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी 0.30 टेस्ला थी, तो वहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स थी ना वो ये थी। अब हम फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं जब हमने वो चेंज कर दिया था, मतलब कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है ना, +30 से हमने -0.20 टेस्ला कर दिया। तो ये देखें अब बी की वैल्यू -0.20 और पाई आ गया, आर हमारा सेम रहेगा 0.30 स्क्वायर, और यहाँ से हमारी ये चीज़ फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई। ठीक है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल टी, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बटा चेंज इन टाइम। तो यहाँ से देखें डेल फाई ये फाई एफ माइनस फाई आई डेल्टा टी, ठीक है, यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आप दोनों वैल्यूज़ रखें, इनको माइनस करके 1.5 से डिवाइड करें और इसका आंसर माइनस में आएगा। लेकिन वो माइनस जो है, एक यहाँ पे जो माइनस होता है हमारा फैराडेज लॉ में जो माइनस होता है, ये उस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो के ज़रब हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या है कि एक जो रेक्टेंगुलर सरिया जो होता है हमारा, उसकी हमने एक रेक्टेंगुलर जो है वो बनाई हुई है, मतलब कॉइल बनाई हुई है रेक्टेंगुलर शेप की। ये देखें ये वाली इस तरह करके ये हमारी कॉइल है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप की है, और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये देखें अगर हमारी ये इस जिस तरह मेरा हाथ है इस तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जिस तरफ मेरा हाथ है, तो हमने इसको इस तरह मूव करवा रहे हैं, ये ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ये रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह ये मूव कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ। यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी v दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स होगी और इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स F2 होगी, ये F1 फोर्स है, और ये एक नीचे की तरफ फोर्स F3 होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये जो क्रॉस लगे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की जानिब है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो हमें पता है कि फाई बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, b इंटू एरिया। तो b हमारा ये वाला b आ गया, एरिया, और ये जो दो उसकी साइड्स है ना रेक्टेंगल की, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो हमें d दिया गया है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये डिस्टेंस d है, वेलोसिटी v के साथ इसको हम इस तरह मूव करवा रहे हैं, और कितने डिस्टेंस पे मूव करवा रहे हैं, ये जो x डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यहाँ इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह आगे पीछे मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है। तो जब x को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया बन जाएगा। तो यहाँ से एरिया b हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड आ गई, और हमारा dx एरिया आ गया। तो ये किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। तो यहाँ से हम लगाएंगे अब फैराडेज लॉ। वो क्या कहता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी फाई बी की ये जो वैल्यू है फाई बी की जगह पे रखें और इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। अब बी और डी जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे डेरिवेटिव से। चेंज क्या चीज़ हो रही है, चेंज हमारा एक्स हो रहा है, एक्स ये डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। जब हम इसको मूव करवा रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इस वजह से इसको जो डेरिवेटिव हम सिर्फ x का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बटा dt, ये तो भाई वेलोसिटी का हमारे पास है फार्मूला कि जब आप x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो ये देखें एक माइनस ये था, ठीक है। और जो EMF आती है, इंड्यूस्ड EMF आती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों है कि क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है, ये देखें हम वेलोसिटी इस सिमत में दे रहे हैं और फोर्स हमारी इस सिमत में है, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, अपोजिट है। तो एक माइनस वहाँ से आएगा और एक माइनस ये वाला, तो ये प्लस बी डी वी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई है, तो एप्सिलॉन को आप आर से डिवाइड कर दें तो वो हमारा करंट आ जाएगा। तो ये देखें करंट इज इक्वल टू बी डी वी बटा आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एफ का फार्मूला पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, करंट इंटू एल क्रॉस बी। एल यहाँ पे क्या है, एल हमारा लेंथ वैक्टर है, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है,
आई करंट है और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, F1 जो है हमारी, F1 किसके बराबर आ जाएगी, आई बी डी के। अब देखेंगे आई बी और लेंथ इसकी कितनी है, डी है। अब यहाँ पे एल नहीं इस्तेमाल होगा, लेंथ यहाँ पे F1 के जो सामने चीज़ है उसकी लेंथ डी है। तो ये देखें हमने आई बी डी लगा दिया। अब क्या करें, अब सिंपल आपने क्या करना है कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी। अब ये जो आपने यहाँ से वैल्यू निकाली थी आई की, ये वाली जो आई की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट करें, बी का स्क्वायर हो जाएगा, डी का भी स्क्वायर हो जाएगा, वी बटा आर साथ वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इसमें जो पावर डिसिपेशन हुई है, यानी कि जब हम इसको मूव करवाएंगे तो मोशन की वजह से कोई ना कोई एनर्जी की वजह से पावर लॉस हुई होगी, तो हमने पावर वो फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला हमने आई स्क्वायर आर पढ़ा था। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, आई की वैल्यू ये है ना, वो यहाँ पे रख के स्क्वायर कर दें, ये वाला आर साथ वैसे ही आ गया। तो बी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारे पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे होगा और एक आर जो है वो इस आर से कट जाएगा, आर स्क्वायर, तो एक आर इसके नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंज़ेस लॉ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेंज़ेस लॉ हमें जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इट टेल्स दैट इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन दैट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस्ड करंट जिस वजह से पैदा होता है ना, किस वजह से पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा होता है इंड्यूस्ड करंट। तो जिस वजह से वो पैदा होता है ना भाई, वो उसी को अपोज करना स्टार्ट कर देता है, उसकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडी करंट्स। दे आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब भी हम कोई वो क्वाइल जो है जिस पर वो टर्न हमने बनाए हुए हैं किसी कंडक्टर की, ठीक है, जब हम उसको किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उस पर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। और वो करंट जो है, करंट भी वो एक वो सर्कल शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिस तरह के वो होते हैं ना लूप उसके बने हुए क्वाइल के, वो उसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है करंट जो है। तो उस करंट को हम जो है वो एडी करंट्स कहते हैं। ये उसी तरह होता है कि जैसे हम किसी रिवर में कोई पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह बाहर की तरफ वो गोल गोल निकलते हैं ना, जो लहरें निकलती हैं, उसी तरह के ये गोल गोल करंट्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से उनको एडी करंट्स कहते हैं। तो ये जो करंट्स हैं ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैराडे एंड लेंज़ेस लॉ, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हैं फैराडे और लेंज़ेस लॉ के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।